अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम इस वीडियो में जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ एनटीएस के रिपीट होते हैं और उनके जो है वो अपडेटेड आंसर जो है वो यहाँ पे हम शेयर करेंगे, जो जिनको एनटीएस फॉलो करता है, क्योंकि वो आम तौर पे जो है वो मशहूर कुछ और आंसर्स हैं लेकिन एनटीएस कुछ और फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो है वो एमसीक्यू जो है वो आपके अपडेट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आप जो है वो कहीं पे जो है वो आंसर कोई और आपने लिखा है या कोई बुक पे पढ़ा है या किसी पास पेपर में पढ़ा है, तो अगर आप वो वाला आंसर फॉलो करेंगे तो एनटीएस कोई और फॉलो कर रहा होगा तो अक्सर वो जो है वो क्यूरी इंटरटेन नहीं करते। तो इसलिए आपको जो है वो उसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, ताकि जो है वो आपके जो क्यूरी है वो आपको कम से कम जो है वो आंसर्स की भेजनी पड़े। तो इसलिए जो है वो इसके अपडेटेड आंसर जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि एनटीएस जो है वो अब अपकमिंग में कुछ ना कुछ टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपने बड़े अच्छे से याद कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, द फैक्ट एज हाउ क्लोजली द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग फॉलो द मेजर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड। ये फाइडेलिटी है, ठीक है। ये जो एनटीएस फॉलो करता है इसका आंसर वो फाइडेलिटी करता है, और अक्सर जब इसका आंसर परसियन भी हो सकता है, लेकिन जब एनटीएस फाइडेलिटी इसका फॉलो करता है। एमसीक्यूज नंबर 2 है, द ब्रिज यूज टू मेजर डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ इंसुलेटर। तो ये जो एनटीएस इसका जो आंसर फॉलो करता है वो शेयरिंग ब्रिज है, क्योंकि अक्सर जो अब इसका जो आंसर है वो एंडरसन ब्रिज भी है किसी बुक्स में। जो एनटीएस फॉलो करता है वो शेयरिंग ब्रिज फॉलो करता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स। तो ये जो ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म ये वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, ये वाला जो एनटीएस है इसको फॉलो करता है। और अगर जो है वो ऑप्शन वोल्टेज और करंट दोनों भी हों तो ये आपने ऑप्शन बोथ भी चूज़ करना है, क्योंकि ये दोनों वाला ऑप्शन भी ये एनटीएस फॉलो करता है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, कंडक्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड अपॉन। तो ये जो आपकी कंडक्टिविटी है वायर की वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि आमतौर पे एरिया ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो एनटीएस जो फॉलो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला आंसर फॉलो करता है, और इसका आंसर ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। 5 नंबर एमसीक्यूज है, अ कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर शुड नॉट हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये वाला जो आंसर है वो फॉलो करता है एनटीएस। 6 नंबर एमसीक्यूज है, स्पीड कंट्रोल बाय वार्ड यूनिट मेथड इज़ अवेलेबल। तो ये कुछ बुक्स में वन डायरेक्शन है, कहीं पे बोथ डायरेक्शन है। तो जो क्योंकि एक्चुअली तो इसका आंसर इन बोथ डायरेक्शन है, तो एनटीएस भी यही फॉलो करता है, इन बोथ डायरेक्शन में हमारे पास स्पीड कंट्रोल अवेलेबल होती है। 7 नंबर एमसीक्यूज, एक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये किलोवाट, एक्टिव पावर का यूनिट किलोवाट होता है और अपेरेंट पावर का केवीए होता है। 8 नंबर एमसीक्यूज, द प्राइमरी रीज़न फॉर लो पावर फैक्टर इज़ ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ। ये सिंक्रोनस मोटर की वजह इंडक्शन मोटर की वजह से होता है। एनटीएस भी इंडक्शन मोटर ही फॉलो करता है। 9 नंबर एमसीक्यूज है, एडिशन ऑफ ज़ीरोज़ इन ट्रांसफ़र फंक्शन काजेज़। जो एडिशन ऑफ ज़ीरो है ये लीड कंपनसेशन को करती है, ये एनटीएस फॉलो करता है। 10 नंबर एमसीक्यूज, एडिशन ऑफ पोल्स इन ट्रांसफ़र फंक्शन काजेज़। ये लैग कंपनसेशन को काज करती है, जो एनटीएस भी इसका लैग कंपनसेशन फॉलो करता है। 11 नंबर एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बी ट्रीटेड एज एम्पलीफायर इन कंट्रोल सिस्टम। तो बुक में इसका आंसर डीसी जनरेटर है, ठीक है, लेकिन ये आंसर इसका रॉन्ग है। तो डीसी मोटर इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, डीसी मोटर। तो एमसीक्यूज नंबर 12 है, इफ़ अल्टरनेटर इज़ अप्लाइंग लोड ऑफ 300 किलोवाट 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग एंड इट्स पावर फैक्टर इज रेज टू यूनिटी, देन टू सप्लाई द अल्टरनेटर फॉर द सेम केवीए लोड द एक्स्ट्रा किलोवाट रिक्वायर्ड उसमें कितने होंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो P/S cos थीटा S हमारे जो है वो अगर हम निकालेंगे उसकी अपेरेंट पावर निकालेंगे तो सिंपली किलोवाट को जो है वो उसके पावर फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 500 केवीए आ जाएंगे। तो केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, अगर यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो 500 किलोवाट हैं। तो अगर 300 किलोवाट उसके पहले थे तो उसको अगर हमने 500 पे लेके जाना है तो हमें 200 किलोवाट और चाहिए होंगे, तो इसका 200 किलोवाट इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर एमसीक्यूज है, डैश प्रोवाइड अ कंडक्टिव पाथ फॉर डीसी फॉर रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग। तो ये हमारे जो कलेक्टर रिंग है ये कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड करते हैं, ये करेक्ट आंसर है।
14 नंबर MCQ है द ऑन ऑफ कंट्रोलर इज़ अ डैश सिस्टम। ये नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है, और ये अक्सर जो है वो वेबसाइट पे डिसकंटिन्यू भी इसका आंसर है, तो जो NTS फॉलो करता है वो नॉन लीनियर फॉलो करता है। 15 नंबर MCQ है विच टाइप ऑफ जनरेटर आर यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। तो ये हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, ये करेक्ट आंसर है। 16 नंबर MCQ है लेंजेज लॉ इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये एनर्जी को फॉलो करता है NTS। 17 नंबर MCQ है द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज़ विद इन एक्सेप्टेबल यूनिट इज़ कॉल्ड सिस्टम, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। 18 नंबर MCQ है इन AC सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंज्यूम पावर, तो रेजिस्टेंस वाला करेक्ट आंसर है। 19 नंबर MCQ है एट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कोर, इसमें हम जो हाई फ्रीक्वेंसी पे एयर कोर यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारी हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं वो कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ पे जो है वो वोल्टेज इतने हाई नहीं होते, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो कोर हमारी एयर कोर होती है। 20 नंबर MCQ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम गिव, तो ये स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स देती है हमें, ये करेक्ट आंसर है। 21 नंबर MCQ द फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये 180 वोल्ट है। 22 नंबर MCQ है मेन टास्क ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें जो मसला होता है वो AC टू AC कन्वर्जन है। AC टू AC कन्वर्जन क्या है, जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज़, तो हमने उसको जो है वो 53 हर्ट्ज़ पे लेके जाना है, तो ये AC टू AC कन्वर्जन है। तो इसके लिए हम एक जो है वो कन्वर्टर यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, साइक्लो कन्वर्टर। ये आपने याद रखना है कि AC टू AC कन्वर्जन के लिए जो है वो एक कन्वर्टर हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं। वो साइक्लो कन्वर्टर का बेसिकली काम क्या होता है कि वो जैसे अगर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, जैसे हमारे इन्वर्टर इस्तेमाल VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज़ होती है, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या करती है, पहले उसको DC में कन्वर्ट करती है और उसके बाद हम AC में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये VFD ये काम करती है, इस जो है वो इस फार्मूले से वो जो है वो काम करता है VFD। लेकिन साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, वो AC को DC में कन्वर्ट नहीं करता, वो AC टू AC में डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, और क्या करता है कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको चेंज कर देता है, इंक्रीज़ भी कर देता है और डिक्रीज़ भी कर देता है, उसके लिए उसको हम बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर। 23 नंबर MCQ डाटा स्टोरेज इज़ प्रोवाइडेड बाय, ये जो हमारा स्टोर होता है डाटा वो रजिस्टर्स में होता है, ये करेक्ट आंसर है। 24 है द स्क्वेयर लॉ ऑफ फोटो डिटेक्टर गिव करंट, दिस करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये स्क्वेयर ऑफ कंबाइंड ऑप्टिकल फाइबर के होता है, ये करेक्ट आंसर है। 25 नंबर MCQ द पल्स वोल्टेज ईजिएस्ट टू रीड, ये डिजिटल वोल्ट मीटर से हम रीड करते हैं। 26 नंबर MCQ स्टार्टिंग टार्क ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है वो लो होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर MCQ द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन, जब उसके सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वो मोर होंगे तो उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम होगी, ये उसका करेक्ट आंसर है। 28 है फॉर फास्ट कम्युनिकेशन विच इज़ एसेंशियल, तो उसकी जो है वो हाई सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो है वो होनी चाहिए, ये एसेंशियल है, ये उसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर MCQ है DC मोटर कैन ईजिली आइडेंटिफाइड बाई ए कम्यूटेटर से जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। 30 नंबर MCQ है फॉर पैरेलल ऑपरेशन द जनरेटर नॉर्मली प्रेफर्ड आर, इसको हम शंट जनरेटर को प्रेफर करते हैं। और अगर वो जो है वो इक्विलाइज़र कनेक्शन की भी बात करे कि फॉर पैरेलल ऑपरेशन जब वो इक्विलाइज़र कनेक्शन रिक्वायर्ड इन, तो फिर हम कंपाउंड जनरेटर पे जाएंगे। अगर वो सिंपली पैरेलल ऑपरेशन की बात करें तो फिर हमारा जो है वो शंट जनरेटर इस्तेमाल होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 31 है द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड हैव, जो ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, लो रिलक्टेंस पाथ। जैसे ये बेसिकली मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन है, तो जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, जो काम इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस करती है वही काम मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस करती है। तो जैसे करंट हमारा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, तो इसी तरह हमारा जो फ्लक्स होता है वो लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है, तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो ये था हमारे जो MCQs जिनके जो NTS में बार बार आते हैं और इनके जो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपने जो वो
ट्राई करना है, करेक्ट आंसर्स को फॉलो करें, ताकि जो है वो जब एनटीएस अगर इन केस इनको मार्क नहीं करता करेक्ट आंसर को, तो आप उसकी क्यूरी भेज के उसको अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी दूसरा आंसर मेंशनड है वो गलत आंसर है। जैसे वो जो है एक स्क्वायर डिटेक्टर वाला है, ठीक है, ये भी आ जाएगा ऊपर, ये वाला 24, जैसे स्क्वायर लॉ ऑफ फोटो डिटेक्टर गिव द करंट, तो इसका जो काफ़ी वेबसाइट पे जो आंसर है वो स्क्वायर रूट वाला भी होता है। तो अगर जो है वो आप स्क्वायर वाला आंसर लगा के आएंगे तो इसकी क्यूरी भेज के आप, अगर इन केस एनटीएस जब स्क्वायर रूट वाला फॉलो करता है आंसर, तो आप स्क्वायर वाला अपडेट करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप जब वो करेक्ट आंसर फॉलो करेंगे तो जब दूसरे क्यूरी भेजेंगे तो वो आंसर अगर अपडेट हो गया, तो अगर आपने जब गलत आंसर फॉलो लगाया हुआ तो वो आपका जो नंबर है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो आपने करेक्ट आंसर फॉलो करने हैं, और उसके बाद जब आप क्यूरी भेजेंगे तो वो आंसर अक्सर अपडेट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बाद में मसला नहीं होगा। फिर अगर आप गलत आंसर वहाँ पे लगा के आ गए और दूसरों ने आके क्यूरी उसकी भेज दी एनटीएस को, तो एनटीएस ने अपडेट कर दिया, तो आपका जो नंबर है वो एक चला जाएगा। तो इसीलिए आपने इन जो है वो क्वेश्चन के आंसर्स को जो है वो आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अच्छा, एक और बात, क्योंकि डिस्कोर्स के टेस्ट में तो आम तौर पे आपके पास जो है वो आंसर की अवेलेबल होती है, ठीक, कार्बन कॉपी, तो यहाँ पे तो आप क्यूरी भेज देते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि आइंदा कभी किसी और जैसे टेस्ट होता है, OGDCL का टेस्ट हो गया या कोई इंटरलूप का टेस्ट हो गया या किसी और थर्ड पार्टी का जो है वो एनटीएस टेस्ट ले रहा होता है, तो उस वक्त ये कार्बन कॉपी नहीं देता। जब ये कार्बन कॉपी एनटीएस आपको नहीं देगा तो आपने जो उसका आंसर गलत है आपने वही लगाना है। अगर फ़र्ज़ किया है कि जैसे आम तौर पे सिविल एविएशन का टेस्ट ले रहा है एनटीएस, ठीक है, तो उसमें वो अक्सर वो अपनी कार्बन कॉपी नहीं देता। तो आपने ये करना है कि उस वक्त आपने जो इसका आंसर लगाना है वो आपने स्क्वायर रूट ही लगाना है, क्योंकि एनटीएस को ये मसला है कि जब हम इसको क्यूरी भेजते हैं ना, ये सिर्फ उसी की जो वो आंसर्स अपडेट करता है, ये अपने जो एमसीक्यूज़ बैंक के आंसर अपडेट नहीं करता। ठीक है, तो ये जब उस वक्त तो आपका जो स्क्वायर वाला है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर जो है वो उसने कार्बन कॉपी किसी टेस्ट में नहीं दी, ठीक है, तो आपने जो वहाँ पे आंसर फॉलो करना है वो स्क्वायर रूट वाला करना है, क्योंकि एनटीएस ने जो है वो स्क्वायर रूट वाला ठीक करना है पहली दफ़ा। अगर कार्बन कॉपी देंगे तो वो अपडेट होकर स्क्वायर वाला हो जाएगा, लेकिन अगर कार्बन कॉपी नहीं होगी तो वो स्क्वायर रूट वाला आंसर ठीक करेगा, और आप भले स्क्वायर वाला लगा के भी आ गए तो वो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है कि जब कार्बन कॉपी होगी तो आपने करेक्ट आंसर फॉलो करने हैं, जब कार्बन कॉपी नहीं होगी तो भले वो रॉन्ग आंसर हैं जो एनटीएस फॉलो करता है आपने वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो अपडेटेड हैं, जिनको एनटीएस कुछ का एनटीएस फॉलो करता है, कुछ का आंसर जो है वो एनटीएस फॉलो नहीं करता। जैसे ये मैंने स्क्वायर रूट वाला बताया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्क्वायर है, लेकिन एनटीएस स्क्वायर रूट वाला फॉलो करता है। ठीक है, तो आपने फिर जो है वो जब कार्बन कॉपी होगी तो आपने स्क्वायर वाला लगा के आना है आंसर, जब कार्बन कॉपी नहीं होगी तो आपने स्क्वायर रूट वाला लगा के आना आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है तो जब भी आपने एनटीएस का टेस्ट देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की हम इंशाल्लाह इस चैनल पे जो है वीडियोस डालते रहेंगे, ताकि जो है वो आपकी टेस्टिंग के हवाले से जो है वो आपको हेल्प मिलती रहे। और इंशाल्लाह हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसी चैनल पे करवाएंगे, तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें।